चलिए एक देश की इकोनॉमी को ना एक जीते जागते शरीर की तरह देखते हैं। सोचिए, इसके अपने जरूरी अंग हैं जो इसे चलाते हैं और एक पूरा सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, मतलब नसें हैं जो हर हिस्से को एक दूसरे से जोड़ती हैं। आज हम इसी शरीर की बनावट को, इसकी एनाटॉमी को समझने वाले हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी को बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब शून्य से एक मॉडर्न इकोनॉमी बनानी हो तो वो कैसे बनेगी? इसका जवाब ना कुछ बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में छिपा है। तो शुरुआत करते हैं इस आर्थिक शरीर के सबसे जरूरी अंगों से, यानी इंडस्ट्रीज से। सच कहूं तो यही वो इंजन है जो पूरे सिस्टम को पावर देते हैं। देखिए, कोई भी आर्थिक गतिविधि ना 3 मुख्य स्टेप्स में आगे बढ़ती है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जहां हम सीधे प्रकृति से कच्चा माल निकालते हैं, जैसे खेतों से अनाज उगाना या खदानों से लोहा निकालना। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो इस कच्चे माल को फैक्ट्रियों में ले जाकर फिनिश्ड गुड्स यानी इस्तेमाल की चीजों में बदल देता है। और आखिर में टर्शरी या सर्विस सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट और आईटी जैसी सर्विसेज देकर ये पक्का करता है कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। और जैसे जैसे कोई इकोनॉमी आगे बढ़ती है ना, वो और भी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, बिल्कुल किसी जीव की तरह। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बाद क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर्स भी आ जाते हैं। ये असल में इकोनॉमी का दिमाग है, जहां सारा ज्ञान, रिसर्च और बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज तो हमारे पास हैं, लेकिन अब आता है अगला $1 मिलियन सवाल। इन इंडस्ट्रीज को लगाया कहाँ जाए, लोकेशन क्या हो? जरा सोचिए, अगर कोई फैक्ट्री लगानी हो तो इसके लिए सबसे सही जगह कौन सी होगी? जहां से कच्चा माल मिलता है उसके पास, या फिर मार्केट के पास जहां सामान बिकना है? ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी फैसला है। यहीं पर अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी काम आती है, और ये बहुत सीधी सादी है। जो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील, जहां कच्चा माल बहुत भारी होता है, वहां फैक्ट्री को माल के सोर्स के पास लगाना ही समझदारी है, ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे। वहीं दूसरी तरफ वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटलिंग, जहां फाइनल प्रोडक्ट भारी हो जाता है, उन्हें मार्केट के पास लगाना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ वजन की नहीं है। किसी इंडस्ट्री की लोकेशन ना कई बातों पर निर्भर करती है। क्या वहां काम करने वाले लोग हैं? बाजार कितना पास है? क्या बिजली पानी आसानी से मिलता है? और हाँ, सरकार की पॉलिसीज कैसी हैं? ये सब मिलकर एक पूरा जाल बुनते हैं। तो अब हमारे पास अंग यानी इंडस्ट्रीज भी हैं और उनकी सही जगह भी तय हो गई है। लेकिन ये अंग अकेले अकेले तो काम नहीं कर सकते ना। इन्हें जोड़ने के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम तो चाहिए, और इकोनॉमी में ये काम करता है ट्रांसपोर्ट। किसी भी देश का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 3 मेन आर्टरीज यानी धमनियों से बना होता है। जमीन, जिसमें सड़कें और रेलवे आते हैं, पानी, जिसमें नदियां और समुद्र के रास्ते आते हैं, और हवा। ये तीनों मिलकर ही सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए चलिए भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत का जो रोड नेटवर्क है वो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। कुल लंबाई 63 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये एक जबरदस्त जाल है जो देश के कोने कोने को जोड़ता है। और इस विशाल नेटवर्क का दिल है हमारे नेशनल हाईवेज। भले ही ये कुल सड़कों का सिर्फ 2% हो, लेकिन देश के बड़े बड़े शहरों, बंदरगाहों और इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़कर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बोझ उठाते हैं। आर्थिक एकीकरण में इनका रोल बहुत बड़ा है। सड़कों के बाद बारी आती है इंडियन रेलवे की। 68,000 किलोमीटर से भी लंबा नेटवर्क। ये लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी है। भारी भरकम सामान हो या लाखों लोग, रेलवे सबके लिए जरूरी है। भारतीय रेलवे की कहानी में ना एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। पहले भारत में अलग अलग चौड़ाई की पटरियां होती थीं, जिससे ट्रेनों की स्पीड और एफिशिएंसी कम हो जाती थी। फिर आया प्रोजेक्ट यूनिगेज। इसके तहत लगभग 95% नेटवर्क को एक स्टैंडर्ड ब्रॉड गेज में बदल दिया गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बहुत तेज और आसान हो गई है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार, अगर हम वजन के हिसाब से देखें, तो वो समुद्री रास्तों से होता है। ये नंबर दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए समंदर कितना ज्यादा जरूरी है। भारत की जो लंबी कोस्टलाइन है, उस पर 13 बड़े और 200 से भी ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं। ये पोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए भारत के गेटवे की तरह है। यहीं से माल देश में आता है और यहीं से बाहर जाता है। तो हमने अंगों यानी इंडस्ट्रीज
और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्ट दोनों को समझ लिया है। अब चलिए इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं भारत के केस में, जो एक लगातार गतिशील शरीर की तरह है। ये नक्शा देखिए, ये भारत के मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, मुंबई पुणे से लेकर छोटा नागपुर तक। यही वो जरूरी अंग है जहां देश का ज्यादातर प्रोडक्शन होता है। ये हमारी इकोनॉमी के असली पावर हाउस हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, ये अंग अकेले काम नहीं कर सकते। इन्हें एक दूसरे से और बंदरगाहों से जोड़ने के लिए सुपर एफिशिएंट धमनियों की जरूरत है, ताकि कच्चा माल फैक्ट्रियों तक और तैयार माल बाजारों तक तेजी से पहुंच सके। और यही एंट्री होती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाई गई स्पेशल हाई स्पीड रेलवे लाइनें हैं। इन्हें आप नई आर्थिक धमनियों की तरह समझ सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन को सीधे पोर्ट से जोड़ती हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का टाइम और खर्चा दोनों कम हो जाता है। इन कॉरिडोर्स के फायदे जबरदस्त हैं। ये जीडीपी को बूस्ट करते हैं, लाखों नौकरियां बनाते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाते हैं और ट्रांसपोर्ट की लागत को बहुत कम कर देते हैं। ये आर्थिक विकास के नए सेंटर्स बन रहे हैं। हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो अपनी चुनौतियां भी साथ लाते हैं। जमीन हासिल करना एक बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण पर असर का भी ध्यान रखना होता है, और ये भी देखना होता है कि विकास का फायदा सबको मिले। ऐसा ना हो कि कुछ इलाके बहुत आगे निकल जाएं और कुछ पीछे रह जाएं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये नए गलियारे कल की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। ये एक लाइन इन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे ये नई आर्थिक धमनियां पूरी तरह से काम करना शुरू करेंगी, ये भारत के लिए कौन सी नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में देश के विकास की दिशा तय करेगा।